हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। चलिए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। ये चैप्टर जो सिविल के स्टूडेंट है उनके लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में थर्ड चैप्टर है, और जो मैकेनिकल ब्रांच से कर रहे हैं मैकेनिकल में ऑटो प्रोडक्शन, उनके लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर ये 6th चैप्टर है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। मतलब कि ये चैप्टर दोनों के लिए ही कॉमन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका पहला टॉपिक। आज ये पहला लेक्चर है तो इसका पहला ही टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपका धरन, यानी कि बीम। देखिए, बीम के बारे में आप मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी मशीन हो या फिर कोई स्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग बनी हो तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। उनमें से कुछ पार्ट्स को हम बीम कह सकते हैं। बीम किसे कह सकते हैं? जो इन 3 शर्तों को पूरा करते हैं। कौन सी 3 शर्तें हैं? किसी अवयव के, अवयव मतलब मेंबर बोलेंगे हम इसको, किसी अवयव के धरन होने के लिए नंबर 1 ये है सामान्यतः क्षैतिज होना चाहिए। नंबर 2 इसकी एक विमा अन्य विमाओं की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। नंबर 3 इस पर भार अक्ष के लंबवत लगे होने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें यानी कि तीनों कंडीशन है। सबसे पहली है कि यह क्षैतिज होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है, इसीलिए सामने लिखा है सामान्यतः। इट में बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें कि ये वर्टिकल होगा तब भी बीम होगा, तो इसलिए ज्यादातर ये वैसे हॉरिजॉन्टली रहता है। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिसमें कि ये वर्टिकल है लेकिन बीम है। ठीक, नेक्स्ट, इसकी एक विमा अन्य विमाओं की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए, यानी कि इसकी एक भुजा अन्य विमाओं की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, ये पार्ट भी एक बीम हो सकता है। ठीक है, ये पार्ट एक बीम हो सकता है क्योंकि आप देखिए इसमें अगर मैं इसको मेजर करने लगूं तो 3 चीजें हैं, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी मोटाई। ठीक है, तीनों विमाओं में लंबाई इसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है चौड़ाई और मोटाई के अपेक्षा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये एक बीम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा क्या पार्ट है जो बीम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई क्यूब शेप, घनाकार शेप, वो चाहे कितना भी बड़ा हो आकृति में, वो कभी भी बीम नहीं हो सकता है। क्लियर? घनाकार आकृति, जैसे आपने डाइस देखा है, लूडो का डाइस होता है, वो चाहे कितना भी बड़ा शेप में हो जाए, यानी कि पूरा कमरे का शेप भी हो जाए, तो भी एक बीम के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ठीक, तीसरी चीज, इस पर भार अक्ष के लंबवत लगे होने चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। सिर्फ ये कंडीशन आइडेंटिफाई करके ही आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये बीम है कि नहीं है। कैसे? देखिए, अक्ष के लंबवत, यानी कि मान लीजिए चलिए यही बीम है, इसकी एक्सिस कौन सी हो गई? ये वाली। ठीक है, अब भार इस पे जो लगेंगे इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेंगे, एक्सिस के लंबवत लगेंगे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बीम। अगर भार इस तरीके से लग रहा है, एक्सियल, एक्सिस ये हो गई और इसी की एक्सिस ये है, इसी की दिशा में ये भार लगा है, तो ये बीम नहीं कहलाएगा, तब ये कुछ और कहलाएगा, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कोई भी बीम होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। किसी मशीन में या फिर किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में जो भी पार्ट इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम बीम कहते हैं।
ठीक है। अब वो कोई भी पार्ट हो सकता है, घर का स्लैब हो सकता है, घर की दीवार, दरवाजे, बाउंड्री, साइड की चीजें भी बीम हो सकती है, अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो। ठीक, इसके बारे में आपको एग्जांपल्स, इसके टाइप्स पढ़ के अच्छे समझ में आएगा। तो हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है धरन के प्रकार, धरन के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, धरन जो होती है या बीम 3 टाइप की होती है। नंबर 1 सरल आलंबित धरन, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, धरन कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। सिंपली सपोर्टेड बीम पहली टाइप, इसमें क्या है? पहला सिंपली सपोर्टेड बीम। ये क्या होता है? देखो इसके नाम से डेफिनेशन हमें निकालनी है। सरल आलंबित, आलंबित का मतलब होता है टिके होना, कहां पर टिका है, तो उसने कहा है कि सरल रूप से, सरल तरीके से ये टिका हुआ है। ठीक है, तो इसमें कैसे बन सकता है? देखिए इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये हमने धरन बना दी, ये इसमें क्या है? धरन, और ये दोनों इसकी क्या है? सपोर्ट या टेक। आप इसको टेक बोल सकते हैं हिंदी में, या सपोर्ट। ठीक है, ये दोनों ही सपोर्ट है। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि वह धरन जिसके किनारों पर या जिसके सिरों पर, द बीम विच हैव द सपोर्ट एट इट्स एंड्स, यानी कि जिसके सिरों पर सपोर्ट होती है उसको हम सरल आलंबित धरन कहते हैं। ये सपोर्ट बिल्कुल सिंपल होती है। जैसे मान लीजिए कोई बीम है, जस्ट उसको हमने टिकाया हुआ है बस इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बस, ऐसे सरल आलंबित धरन होती है। इनमें कोई जॉइंट नहीं होगा, और अगर जॉइंट होगा भी तो इस तरीके से होगा कि जॉइंट के अंदर बॉडी मूव कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे का फाटक, हिंज जॉइंट समझते हैं ना, हिंज जॉइंट कब्जेदार, जिसके अंदर बॉडी इस तरीके से मूव कर सकती है, जैसे फाटक की मूव करती है। फाटक पर वो लगा होता है ना बैरियर, बैरियर मूव कर सकता है, तो वो भी एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड का ही एग्जांपल रहता है। फाटक पर बैरियर, क्योंकि आपने देखा होगा वो वहां से एक साइड से हिंज होता है, ठीक है, और दूसरी साइड वो किसी चीज में सपोर्टेड होता है, वो एक सिंपली सपोर्टेड का एग्जांपल हो सकता है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें भार नहीं लगा होता। बीम लगे होने के लिए भार लगा होना जरूरी है। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। आपने देखा होगा जैसे कभी नाला होता है, बड़ा नाला, तो उसे क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर एक तख्ता रख देते हैं। ठीक है, तख्ता ऐसे रख दिया, साइड में कुछ नहीं जॉइंट लगाया, तो ऐसे तख्ता रख दिया और उसके ऊपर से लोग जाते हैं, तो वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्षैतिज भी होगा, लंबाई भी होगी उसमें, और उस पर भार भी एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेंगे। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है सरल आलंबित धरन के लिए। ऐसे आपको और एग्जाम्पल किसी मशीन में मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर में, यानी कि किसी बिल्डिंग के अंदर मुश्किल मिलेगा, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग में सारे पार्ट्स मजबूती से जुड़े रहते हैं। ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है कि कोई चीज सिंपली सपोर्टेड हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल किसी बिल्डिंग के अंदर कम ही देखने के लिए मिलते हैं। डेफिनेशन आप सिंपल सी लिखेंगे, वह धरन जिसके सिरों पर टेप हो, जिसके दोनों सिरों पर टेप होती है, सरल आलंबित धरन कहलाती है। नंबर 2 दूसरी होती है पराग धरन। इसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी कैंटिलीवर ही बोलते हैं, पर आज मैंने इसका सिर्फ हिंदी निकाला है, बाकी कैंटिलीवर ही बोलते हैं इसको हिंदी में भी। ज्यादातर आप कहीं भी आप न्यूमेरिकल्स में जाओगे या अदर टॉपिक्स में जाओगे तो आपको इसका प्रयोग कैंटिलीवर से ही रहेगा। मैं भी आगे से कैंटिलीवर ही बोलूंगा। डायग्राम देख लेते हैं एक बार। डायग्राम इसका सिंपल सा है, देखिए इसकी डेफिनेशन पूरी पूरी इस डायग्राम से क्लियर हो जाती है। डायग्राम में क्या कह रहा है कि इसका एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा फ्री है। ठीक है, एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे टाइप की बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा फ्री हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप डेली लाइफ में देख सकते हो। जैसे घर में स्लेब होते हैं, स्लेब होता है, कोई दीवार में गड़ा हुआ होता है स्लेब इस तरीके से, तो उसका आपने देखा होगा एक सिरा मजबूती से दीवार में होल्ड होता है और दूसरा सिरा फ्री रहता है, तो वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है। और दीवार में कील
कील भी इसका एग्जाम्पल हो सकती है, लेकिन कब? जब उस पर कोई भार टंगा हो। खाली कील तो बीम भी नहीं हो सकती ना, तो जब कील पर भार टंगा हो तो वो इसका एग्जाम्पल हो सकती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्विमिंग पूल। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में वो एक तख्ता सा लगा होता है जिस पर जंपिंग वाले जो होते हैं वो आगे आते हैं, उसको पुश करते हैं और उसकी वजह से वो जंप करके स्विमिंग पूल में जाके गिरते हैं। तो वो तख्ता भी एक तरीके से कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि उसमें भार भी लग रहा है, एक सिरा फिक्स भी है, दूसरा सिरा फ्री भी है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कैंटिलीवर का एग्जाम्पल है। पेड़ की टहनी, अगर पेड़ की टहनी पर कोई आगे बंधा लटका हुआ है तो वो भी एक तरीके से कैंटिलीवर, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल स्ट्रक्चर में मैं बता ही चुका हूं। स्लेब होते हैं, घर में जो स्लेब लगे होते हैं वो कैंटिलीवर का पार्ट होते हैं। यानी कि अगर हमें स्लेब पर कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसे हम कैंटिलीवर बीम जैसे मान के करेंगे। क्लियर? चलिए नंबर 3, तीसरा है बाहर निकली टेक वाली धरन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। इसकी डेफिनेशन भी आपको इसका नाम देखकर और इसका डायग्राम देखकर आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? बाहर निकली टेक वाली धरन, यानी कि ऐसी धरन जिसकी टेक बाहर निकली हो, या ऐसी धरन जिसकी जो खुद टेक से बाहर निकली हो, ठीक है। ओवरहैंग, ओवरहैंग का मतलब होता है बाहर लटकना। तो नाम में डेफिनेशन है, यानी कि ऐसी धरन जिसका कुछ भाग सपोर्ट से बाहर हो, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसी धरन जिसकी सपोर्ट्स सिरों पर नहीं होती है। इसमें सिरों पर थी सिंपली सपोर्टेड में, इसमें सिरों पर नहीं होगी, एंड्स पर नहीं होगी, सिरों से हटके कहीं भी हो सकती है। फिलहाल मैंने एक सपोर्ट को खिसकाया है, ये दोनों भी खिसक सकती है। क्लियर? तो ऐसी टाइप की धरन को हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप अगर बिल्डिंग में ही देखना चाहो तो घर के बाहर निकले छज्जे, ठीक है। अगर मैं इसी को एग्जांपल में देखिए, ये एक कमरा है, ये कमरे की दीवारें हैं, एक दीवार ये, एक दीवार ये उसका रूफ टॉप यानी कि छत। तो ये बाहर निकला हुआ छज्जा हो गया, ठीक है। तो ये एक ओवरहैंगिंग का एग्जांपल बन जाएगा, बशर्ते ये क्या है, ऊपर की जो छत है उसको हम बीम माने और दीवारों को सपोर्ट माने, ठीक है। तो ये हो गया ओवरहैंगिंग बीम। नेक्स्ट फोर्थ है आपके लिए बद्धरन। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम, ठीक है। फिक्स्ड बीम का डायग्राम में भी डेफिनेशन है और नाम में भी डेफिनेशन है, आप देखते जाइए। देखिए कैंटिलीवर से कंपेयर कीजिए। कैंटिलीवर में मैंने क्या बताया था कि एक सिरा फिक्स होता है, इसमें दोनों सिरे फिक्स है। नाम में भी डेफिनेशन था फिक्स्ड, यानी कि जो मजबूती से होल्ड हो। जैसे ये बीम थी, अगर मैं इसको मजबूती से होल्ड कर दूं दोनों साइड से, मजबूती कितनी, जैसे दीवार में खड़ा हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड बीम। आप इसका एग्जांपल, इसके बिल्डिंग में बहुत ज्यादा एग्जांपल मिल जाएंगे आपने देखा होगा, अगर कोई बहुत बड़ा हॉल है, जैसे कथा पंडाल है या कोई ऑडिटोरियम है या फिर कोई जिसमें मतलब 400-500 लोग आराम से आ सकते हो एक साथ, शादी का बारात घर है, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी छत को टिकाने के लिए दो तरीके प्रयोग किए जाते हैं, दो तरीके यूज करते हैं। एक तरीका तो रहता है कि पिलर्स लगा देते हैं जगह जगह, आपने देखा होगा पिलर्स या खंबे कॉलम लगा देते हैं जगह जगह। या फिर दूसरा तरीका क्या यूज करते हैं कि छतों में बीम डाल देते हैं। आपने देखा होगा ऊपर वर्टिकल कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना होता है जिससे कि छतें सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर वो छतों में बीम डला है तो वहां पर वो बीम कौन से टाइप का रहेगा? फिक्स्ड बीम, बद्धरन। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइप आपका क्या हो गया? बद्धरन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? स्तद्धरन। ये है कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। चलिए देखिए, ये स्तद्धरन है, फिफ्थ कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। इसमें क्या होता है? नाम है लगातार। तो इसमें जो सपोर्ट्स होंगी
वो लगातार होती है। सपोर्ट्स का मतलब देखिए इसमें सपोर्ट्स 2 है, आपने अब तक जितने भी पढ़े उसमें सपोर्ट एक थी या 2 थी बस। सिंपली सपोर्टेड में 2 सपोर्ट होती हैं, कैंटिलीवर में सिर्फ एक फिक्स्ड वन साइड होता है, ठीक है। ओवर हैंगिंग में भी 2 ही सपोर्ट थी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सपोर्ट मोर देन 2 होगी। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि यह एक सरल आलंबी धरण है जिसमें कि सपोर्ट्स की संख्या यानी कि टेकों की संख्या 2 से अधिक होती है। ये कितनी भी हो सकती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रिज। आपने पिलर्स वाला ब्रिज देखा होगा, जैसे ब्रिज होते हैं जिनपे पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्टिन्यूअस बीम का, क्योंकि उसमें बहुत सारे पिलर्स आ गए तो हर पिलर पे हर पिलर कैसे काम करेगा, एक एक सपोर्ट के टाइप में काम करेगा। तो ये सब क्या करेंगे, ये एक कॉन्टिन्यूअस बीम है, ठीक है। नेक्स्ट 6, ये लास्ट है, इसे हम बोलते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर कैंटिलीवर बीम। देखिए नाम में कैंटिलीवर आ रहा है तो कैंटिलीवर तो होगा ही, ठीक है। कैंटिलीवर आ रहा है तो कैंटिलीवर तो होगा ही। प्रोप्ड, एक वर्ड और आ गया एक्स्ट्रा में, प्रोप्ड। ये क्या होता है, प्रोप्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट। आपने इसको कई बार सुना होगा, जैसे प्रोप डांस होता है, प्रोप डांस। प्रोप डांस में हम क्या करते हैं, कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट लेते हैं, कोई चीज लेंगे उसके साथ डांस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रोप का मतलब प्रॉपरली मीनिंग होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट, यानी किसी चीज को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। तो यहाँ पर भी हम ये करेंगे। कैंटिलीवर था, इसके बिना ये कैंटिलीवर है, अगर हमने इसमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट डाल दिया तो ये हो गया प्रोप्ड कैंटिलीवर भी। इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, हमने कैंटिलीवर का क्या एग्जांपल लिया था, घरों में स्लेब। आपने स्लेब देखा होगा, अगर कोई बहुत लेंथी स्लेब डाल रहे हैं हम और उस पर ज्यादा भार लगा दिया तो कुछ दिनों बाद स्लेब झुकने लग जाता है। तो हम आगे क्या करते हैं, कुछ नीचे से टेक लगा देते हैं, नीचे दीवार से बना देंगे या एक खंबा सा लगा देंगे, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। स्विमिंग पूल के तख्ते के नीचे नहीं लगा सकते हैं वरना वो जंप नहीं कर पाएगा, ठीक है, वहां मत लगाना, ये इतने में ठीक है, स्लेब के यानी कि स्लेब के लिए, ठीक है। इसमें एक खास बात ध्यान रखना, 3 बीम मैंने आपको पढ़ाई है, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग। बाकी की 3 कौन सी पढ़ाई है, फिक्स्ड, कॉन्टिन्यूअस और प्रोप्ड कैंटिलीवर। तो देखिए जो ये 3 बीम है इनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेट बीम। और जो रेस्ट ऑफ द 3 है उनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट बीम। ये चीज आपको कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा में तो पूछ भी सकते हैं, बाकी कंपटीशन यानी एसएससी जेई या कोई आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेट बीम कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में 4 में 3 तो हाँ वाले दे देंगे और एक नहीं वाला, यानी कि एक सही होगा बाकी 3 गलत होंगे, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे बीम के टॉपिक से। तो समझते हैं क्या है, देखिए स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेट बीम, इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्थैतिकीय ज्ञात धरण और इसको स्थैतिकीय अज्ञात धरण। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये जो 3 बीम है, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग, इन पर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, यानी कि शियर फोर्स का मान निकालना है या बेंडिंग मोमेंट का मान निकालना है या बेंडिंग मोमेंट का मान निकालना है, तो हम इसको सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। हम सिंपल स्टैटिस्टिक्स के जो रूल होते हैं उनका यूज करेंगे और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। जबकि इन 3 के लिए, बाकी के जो 3 है यानी कि फिक्स्ड बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम या प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, इन 3 में स्टैटिस्टिक्स के रूल काफी नहीं होते हैं। इसके लिए हमें और भी चीजें अप्लाई करनी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में आपके लिए ये 5 बीम है कम से कम, ठीक है। जो कि 5 बीम है
तो आपको मैं दोनों ही बीमों पे कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, आपको ये बात तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि ये 3 बीम अलग क्यों रखी गई है और ये 2 बीम अलग क्यों रखी गई है। ठीक है, आप इसको हिंदी में बोलोगे स्थैतिक ज्ञात धरण और इसको स्थैतिक ज्ञात धरण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, यानी कि किसी धरण पर कितने प्रकार की टेक हो सकती है, इसे हम बोलेंगे टेक के प्रकार। ठीक है, कि किसी धरण पर कितने टाइप की टेक लगी हो सकती है। तो अभी तक हमने देखो क्या क्या पढ़ा है, सिंपली सपोर्टेड में पढ़ा था, सिंपली सपोर्ट होती है। ठीक है, इसे हम थोड़ा भी डिटेल में पढ़ेंगे, टेक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेक होती है वो कौन सी आएगी। अच्छा देखिए, सबसे पहले कौन सी टेक आएगी, कब्जेदार टेक। इसको आप बोलते हो हिंज जॉइंट। बहुत सिंपल है, ऐसा जॉइंट जिसके अंदर बॉडी मूव कर सकती है। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये कोई बीम है, इसको मैंने इस तरीके सपोर्ट कर दिया कि कील लगा दिया, जिसके अंदर ये बीम मूव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कब्जेदार जॉइंट। यानी कि इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर ये बीम मूव कर सकता है। अब इसको आप डेली एग्जाम्पल बहुत सारे इसके यूज होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था रेलवे का फाटक, रेलवे में जो बैरियर लगा होता है वो भी कब्जेदार जॉइंट के द्वारा जुड़ा होता है, तभी वो इस तरीके से उसको लिफ्ट करते हैं, डाउन करते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बढ़िया चैनल वाले दरवाजे। चैनल वाले दरवाजे जो होते हैं उनमें भी हिंज जॉइंट होता है, बल्कि सभी दरवाजों में हिंज जॉइंट होता है। दरवाजे खुलते बंद होते हैं हिंज जॉइंट के कारण। उनमें ऐसा जॉइंट होता है जिसके अंदर की दरवाजे मूव कर पाते हैं, तो सभी दरवाजे कब्जेदार होते हैं। ठीक है, दरवाजों में सबसे बढ़िया इसका जॉइंट का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं, हमें यहां पर आगे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं तो ये जॉइंट एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया के बराबर होता है। यानी कि इस जॉइंट, ये जॉइंट जहां पर भी लगा होगा, आप उसको न्यूमेरिकल्स में एक वर्टिकल रिएक्शन से रिप्लेस कर दोगे। रिएक्शन सभी समझते हैं कि यानी कि अगर हम कहीं पर बल लगाते हैं तो उसके समान बल की प्रतिक्रिया हमें वापस मिलती है। तो प्रतिक्रिया हमेशा टेक पर होती है, यानी कि कोई भी बॉडी जहां पर टिकी होगी वहीं पर प्रतिक्रिया लगी होगी। तो अगर हिंज टेक है, यानी कि हिंज जॉइंट है, कब्जेदार टेक है, तो वहां पर हम एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया से उसको रिप्लेस कर देंगे। आप इसे RV लिख सकते हैं, रिएक्शन वर्टिकल, V फॉर वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया। नंबर 2, दूसरी होती है रोलर टेक। देखिए, यह है एक रोलर टेक। ठीक है, रोलर टेक पहली बात ये कहां यूज होती है। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज पढ़ी होगी, पदार्थों का एक गुण होता है कि यदि कोई पदार्थ, आपने सुना होगा कि गर्मी में लोहा फैल जाता है, सर्दियों में सिकुड़ जाता है, सुना होगा आप सबने। ठीक है, लगभग सभी पदार्थों में एक गुण होता है कि ऊष्मा पाकर वो फैलते हैं और ऊष्मा मतलब जब कम होती है तो वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई बीम बनाई है और दोनों साइड से वो हिंज जॉइंट बना दी। ठीक है, अब गर्मी में क्या होगा, उसको फैलना है। अगर वो फैल रही है तो कहां फैलेगी, आपने तो दोनों साइड से हिंज जॉइंट बना दी। ठीक है, तो दोनों साइड से हिंज जॉइंट बना दोगे तो वो कहीं नहीं फैल पाएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम कोई ऐसा सपोर्ट बना रहे हैं या कोई बीम यूज कर रहे हैं, तो हम उसका एक सिरा हिंज और दूसरा सिरा रोलर टेक रखते हैं। रोलर टेक रखने का फायदा ये होता है कि जैसे ही गर्मी में आएगी वो फैल जाए, जैसे बीम को फैलना होगा तो जॉइंट थोड़ा सा मूव कर जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप दे सकते हो ब्रिजेस में, जितने भी पुल बने होते हैं, आप देखना पुल के नीचे जो सपोर्ट होती हैं कभी भी फिक्स सपोर्ट नहीं होगी। नॉर्मल आप कंक्रीट के भी बने देखोगे तो आप देखना उसके अंदर रोलर टेक होती है। आप देखना जिसने भी कोई आप रोड पे जाना ब्रिज देखना तो पिलर्स के ऊपर भी आपको देखना रोलर टेक लगी होगी,
चाहे वो कंक्रीट का बना हो चाहे लोहे का पुल बना हो। रेलवे का अगर आपको लोहे का ब्रिज देखने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आपको रोलर टेप सीधे सीधे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये होती है रोलर टेप। अब आपको पता है कि इसमें बीम केवल टिकी नहीं रहेगी, मूव भी कर सकती है, तो इसीलिए एक रोलर टेप एक ऊर्ध्वाधर रिएक्शन तो लगाती ही लगाती है, साथ में एक क्षैतिज रिएक्शन भी लगाती है। ठीक है, तो जहां पर भी हमें एक रोलर टेप मिलेगी वहां पर हम एक क्षैतिज रिएक्शन और एक यानी कि क्षैतिज प्रतिक्रिया और एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया दोनों लगाएंगे। ठीक है, और जो रिजल्टेंट रिएक्शन होगी वो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के यानी कि इन दोनों के परिणामी से ही हम एक परिणामी प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो परिणामी प्रतिक्रिया क्या होगी, आर एच का होल स्क्वायर प्लस आर वी का स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट। ठीक है, थर्ड रोलर टेप हो गया, कब्जेदार हो गया। तीसरा टेप होता है बल, यानी कि इसको हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ठीक है, आपने कैंटिलीवर में इसको देखा होगा, कैंटिलीवर में आपने देखा है कि वन साइड सपोर्टेड रहता है। ठीक है, वन साइड फिक्स रहता है। मैंने आपको बताया था फिक्स इतना कि दीवार में कड़े के बराबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। अभी ये यहां पर एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया के बराबर होता है, यानी कि इसको हम जब रिप्लेस करेंगे तो एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया के बराबर होगा, लेकिन इतना लगाना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए, ये मैं आपको समझा देता हूं शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए ये बीम है कैंटिलीवर, अगर मैं इस पे एक साइड में भार लगाता हूं W, ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, इसको सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन से रिप्लेस कर दिया, तो क्या यह बीम टिकी रहेगी? नहीं टिकी रहेगी, ये घूम जाएगी। ठीक है, और कैसे घूम जाएगी? ये इस तरीके से घूम जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मुझे इसे रोकने के लिए, इसका मूवमेंट रोकने के लिए इस पर कुछ एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। तो हम इस पर इसी चीज को रोकने के लिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज कपल लगाते हैं। ठीक है, इसमें ये जो आपको मतलब सर्किल सा बना के बनाया है, इसको हम कपल बोलते हैं, बलयुग्म। बलयुग्म आपने मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ इसको दिखाने का तरीका यह है, यहां पर हम एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लगाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एक फिक्स सपोर्ट हमेशा एक वर्टिकल रिएक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज कपल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में यहां तीनों ही, जहां पर हमें हिंज सपोर्ट मिलेगा वहां पर हम एक वर्टिकल रिएक्शन लगा देंगे, जहां पर हमें रोलर सपोर्ट मिलेगा वहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन दोनों लगाएंगे, और जहां पर भी हमें फिक्स सपोर्ट मिलेगा वहां पर हम एक वर्टिकल रिएक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लगाएंगे। ये तीनों चीजें आपको मैं यूज करना सिखाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको इतना ही। इस लेक्चर में आपको पीडीएफ नोट्स, यानी कि इस लेक्चर के संबंधित आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।